हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश त्रिपाठी STD 91 के फाउंडेशन बैच में आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे थे, हम इंडियन पॉलिटी पे बात कर रहे थे और उस पर एक टॉपिक चल रहा था, भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, है ना। तो हम हर घटना की चर्चा कर रहे थे। हम 1861 तक की घटनाओं को हमने पढ़ रखा था। एक बार फिर से समरी करेंगे ताकि आपके दिमाग में चित्र बन जाए, है ना। क्योंकि मेरा उद्देश्य जो आपको पढ़ाने का है वो मेनली ये है कि आपको मैं हर बात को बहुत सरल शब्दों में बता दूं, हर कॉन्सेप्ट को सरल शब्दों में बता दूं। फैक्ट तो आपको बहुत ज़्यादा किताबों में मिल जाएंगे, आप गूगल में सर्च कर लोगे, है ना। पर हम लोगों की जिस एज में आप हो उस एज में एक समस्या होती है कि इन फैक्टों को अच्छे से समझ नहीं पाते, इन फैक्ट के बारे में पीछे क्या कहानी होती है उनको नहीं जानते। तो चलिए मैं उसी कहानी को बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक बार चित्र हम लोग फिर देख लेते हैं। भारत में क्या स्थिति थी 1861 की बात कर रहे हैं हम लोग। ये अलग भाग रहा है, ठीक। तो 1861 के समय की स्थिति की बात कर रहे हैं। तो क्या है, देखिए, एक वायसराय साहब होते थे, है ना। ये क्या करते थे, ये गवर्नरों को कंट्रोल करते थे। ये गवर्नर अपने अपनी प्रेसिडेंसी में होते थे। एक बंगाल की प्रेसिडेंसी हो गई, एक बम्बई की प्रेसिडेंसी हो गई, एक मद्रास की प्रेसिडेंसी हो गई। जैसे आज भी होता है, आप देखते होंगे कि एक केंद्र सरकार होती है और प्रांत सरकारों को कंट्रोल करती है, जिसे हम लोग PM और CM बोलते हैं। वैसे कुछ था, पर हाँ, वैसा कुछ था नहीं, बहुत उससे अलग था। बस मैं अभी आपको केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ, उस तरह नहीं, उससे बहुत कुछ अलग है, ठीक। उसको मत मान लीजिएगा। और ये वायसराय को कौन कंट्रोल करता था, ये वायसराय को कंट्रोल करते थे सचिव साहब, जिसे हम बोलते थे भारतीय राज्य सचिव। और इस सचिव को 15 लोग सलाह देते थे लगभग, और ये सलाह वो माने या ना माने जरूरी नहीं था, पर जो सचिव साहब वायसराय को बोलेंगे वो वायसराय को मानना पड़ेगा। और इसमें 15 लोग थे ना सलाहकार, इन्हें में 8 लोगों को नियुक्त करते थे वहां के सम्राट, कहाँ के, ब्रिटेन के, और 7 लोगों को नियुक्त करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि कंपनी का थोड़ी बहुत तो इज्जत रखेंगे ही ना। कंपनी नहीं तो पूरा भारत में शासन बनाया था, ऐसे नहीं उसको निकाल देंगे, अभी कमजोर किया, अभी खत्म भी करेंगे। फिर सचिव साहब को कौन कंट्रोल करता था, वहां की सरकार, क्योंकि ये उसी सरकार का एक मंत्री होता था। जैसे वर्तमान में भारत सरकार में कई सारे मंत्री है ना, कृषि मंत्री, गृह मंत्री, है ना, न्याय मंत्री, तो ये सब मंत्री ही थे। तो वैसे ही उस समय इंग्लैंड में एक भारत से संबंधित मंत्री होता था, ठीक, उसी को सचिव साहब बोल दिया गया है ना। अब कहा यह भी जाता था कि उस समय ताज का शासन है या सम्राट का शासन है। तो जैसे आज हम लोग सब राष्ट्रपति के नाम पे करते हैं, पर वास्तविक रूप में कौन कर रहा होता है, सरकार। तो वैसे ही सम्राट के नाम पर वहां सरकार करती थी, है ना। ये पूरा पिक्चर आपको समझ में आ गया। कुछ चीजें बच रही, उनको भी समझ लीजिए। वायसराय को सलाह देने के लिए, है ना, एक विधान परिषद टाइप की होती थी जिसमें 6 लोग मेंबर होते थे, मैंने बताया था। फिर इसके धीरे धीरे बढ़ते गए, है ना। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होती थी जो उसकी कार्यकारी संबंधित मदद करती थी, है ना। क्लियर। जैसे वर्तमान में संसद के कई सदस्य सरकार को विधायी संबंधित मामलों में मदद करते हैं, वहीं जो मंत्रीगण है उसके वो कार्यकारी संबंध में मदद करते हैं, ठीक। इसी तरह हर गवर्नर के पास भी ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी और थोड़ी बहुत सलाह देने के लिए लोग थे। तो ऐसे ही था। इसको हम प्रांत शब्द यूज करेंगे और इसको हम केंद्र यूज करेंगे। ये पूरे पिक्चर थी, और इस पिक्चर को अब समझ लो, क्योंकि मैं करता हूं डिलीट। बात क्लियर हो गई इतनी। अब 1892 का एक्ट हमको पढ़ना है। 1892 का एक्ट, जिसका नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, है ना। तो इसको समझने के पहले इसके पीछे क्या बैकग्राउंड था उसको समझेंगे। आखिर कैसा माहौल था उस समय। अगर उस माहौल को आप जान जाओगे तो आप इस कानून को समझ जाओगे। जब तक माहौल को नहीं समझोगे क्या था, तो कानून को नहीं समझोगे, है ना। क्योंकि हर चीज के पीछे कहानी होती है, ठीक। चलिए अब चलते हैं क्या माहौल था। तो आपको पता है कि ये कानून कब आ रहा है, 1892 में, है ना। और 1885 में कांग्रेस आ चुकी थी। कांग्रेस का मेरा बताने का क्या मतलब है कि भारत में एक संगठित विरोध होने लगा था अंग्रेजों के खिलाफ, या संगठित रूप से मांग उठने लगी थी, कुछ विरोध भी हो रहा था, मांग उठ रही थी। अभी तक क्या था, है ना, अभी तक
1885 के पहले की मैं बात बता रहा हूं। अब एक सन, कोई एक स्पेसिफिक डेट की बात नहीं होती, ये सब एक लंबे समय में चीजें होती हैं। पूरा भारत कई भागों में बटा हुआ था, कहीं मराठा का शासन था, कहीं सिखों का शासन था, ऐसे था, है ना। और लोग अपने काम में मस्त रहते थे। इनमें भी गांव में चीजें सीमित रहती थी, समाज में किसी को मतलब नहीं, किसी अपना वो जीता था, मस्त रहता था। अंग्रेज आए, राजा आए, कोई मतलब नहीं, ठीक। तो अपने अपने में सब मस्त थे। ब्रिटिश ने आके यहां क्या किया? अत्याचार किया। अब ब्रिटिश जब आया अत्याचार करने, तो क्या कह के आया था कि हम आपको सिविलाइज करने आ रहे हैं, है ना, अर्थात सभ्य बनाने आ रहे हैं, ऐसे कह के आया था। किसने ये क्या था कि हम सभ्य हैं, आपको भी सभ्य बनाएंगे। तो इस तरह इसने आके यहां पर शासन करना चालू किया। और देखिए भारत में अभी सब लोग अलग अलग हैं, किसी को कोई एक दूसरे से मतलब नहीं। फिर ये आए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ट्रेन चलवाई अपने फायदे के लिए, इन्होंने प्रेस, समाचार पत्र किया, साथ में यहां के कुछ लोगों को, कुछ भारतीय लोगों को शिक्षा भी दी। जब हम लोग पढ़ने लिखने लगे, घूमने फिरने लगे, तो हमको एक चीज समझ में आई कि हम सब एक हैं, है ना। अर्थात हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना आई। हम जो पहले खुद को अलग समझते थे, अब हम समझ गए कि हम सब एक हैं, अर्थात हम सब एक होने लगे। और जैसे ही हम सब एक होने लगे, तो अंग्रेजों के अंदर एक डर सा पैदा होने लगा। हम अंग्रेज के प्रति भी समझ गए कि ये अंग्रेज हमारे खिलाफ हैं, इन अंग्रेजों से हमारा भला नहीं हो रहा, तभी तो हम अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं, तभी तो उनसे हम चीजें छीनना चाह रहे, मांग कर रहे हैं अभी हम उनसे। और ये मांग अभी बिल्कुल शुरुआती चरण में थी। आप खुद सोचिए, जब आप किसी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति से मांगोगे, तो क्या लड़के मांगोगे कि धीरे धीरे मांगोगे? धीरे से मांगोगे ना। तो वही अब मांग शुरू हो रही है, राष्ट्रवाद की भावना शुरू हो रही है। इन सबको लगने लगा, जो ये सब जगह के लोग थे, इनको लगने लगा कि हमारा दुश्मन तो एक है, ब्रिटिश, है ना। तो अब जब दुश्मन एक हो गया, तो ये सब दोस्त हो गए। आपको पता है ना कि दो अनजान व्यक्तियों का अगर दुश्मन एक है, तो दोनों अनजान व्यक्ति भी दोस्त हो जाते हैं। तो वैसे ही हुआ, सब एक हो गए। अब इस कारण 1892 के समय ब्रिटिश वालों, जो ब्रिटिश सरकार थी या इंग्लैंड की जो सरकार थी, उनको डर लगने लगा कि कहीं फिर से कोई क्रांति ना कर दें, या कहीं फिर से कोई बवाल ना कर दें। तो चलो कुछ सुधार करते हैं। देखिए अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज लॉलीपॉप देते थे। जैसे आप किसी से मांगो 1 लाख रुपए, है ना, चूंकि आप उसके ऊपर शक्तिशाली भी नहीं हो आप, तो आप केवल मांग सकते हो, मान लो, है ना। तो जब आप उससे 1 लाख रुपए मांगोगे, तो आपको 10,000 रुपए दे देगा, मान लो, चलो ठीक है, इतने में संतुष्ट रहो, है ना। आपको पूरे पैसे भी नहीं देगा, केवल आपको इतना देख के इसलिए संतुष्ट कर देता है कि बस आप शांत रहो, है ना। तो ऐसे ही अंग्रेज क्या करते थे? भारतीयों को लॉलीपॉप देते रहते थे, धीरे धीरे संतुष्ट करते रहते थे, जबकि जो वास्तविक रूप से शक्तियां देनी थी, वो कभी नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो शक्तियां देते तो अंग्रेजों का नुकसान होता, है ना। इसीलिए अंग्रेज कभी भी वास्तविक रूप से कुछ नहीं करते थे, वो केवल नाम मात्र के लिए कर देते थे, और वही धीरे धीरे कानून बन रहे थे। थोड़ी बहुत चीजें देते थे, थोड़ी बहुत रियायत। आप देखिएगा कैसे अंग्रेजों की आपको स्ट्रेटजी पता चलेगी, वो कैसे काम करते थे, है ना। अब 1892 का जो एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट, उसका मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया, है ना। ठीक, ये बैकग्राउंड था उसका। अर्थात भारतीय लोगों में अब एक बौद्धिकता आ गई थी, वो लोग समझने लगे थे कि हमें अपने भले के लिए अब खुद से आगे आना होगा। ये सबसे बड़ी समझ थी। आप देखो दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी दे दी, है ना। उन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटिश सारा पैसा लेके जा रहा है। कांग्रेस आई, उसने लोगों के अंदर जागरूकता लाई, राजनीतिक चेतना लाई। राजनीतिक चेतना मतलब अब लोगों को समझ में आने लगा कि हमें एक्टिव होना पड़ेगा पॉलिटिकली, तभी हम अपनी मांग पूरी कर सकते हैं। तो मांग होने लगी। जब मांग होने लगी, तो अंग्रेजों को लगा कि इनकी कुछ मांगे पूरी कर दी जाएं, वरना ये क्या गुस्सा हो जाएंगे। जैसे कोई मुझसे कुछ मांगे, अगर मान लो, और मैं अगर उसकी मांग को इग्नोर करता रहूं, तो एक समय क्या होगा, वो मेरे खिलाफ विद्रोह कर देगा। लेकिन मैं उसको थोड़ी थोड़ी चीजें देता रहूं, तो चीजें सही रहेंगी। तो यही कुछ हुआ। तो 1892 का एक्ट आया, उसमें थोड़ी बहुत भारतीयों को रियायत दी गई, और ये रियायत मूलतः कांग्रेस की मांग के आधार पर था।
मांग रहा था उसी पे दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि जो कांग्रेस ने मांगा वो दे दिया, वो नहीं दिया, बहुत कम दिया। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने क्या बताया था कि वायसराय और वायसराय के नीचे दो लोग होते, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और जिसको मैं ठीक है लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल दे रहा हूं। तो क्या कर रहे थे बार बार, ये तो मूलतः क्या थे, ब्रिटिश लोग थे, है ना, और इसी के क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी चेंज कर देते थे। और ये टोटल भी एक संस्था है ना। तो मैंने आपको बताया था कि ये पहली बार कब जुड़ा था, 1853 में। फिर 1861 में क्या हुआ था, इसमें कुछ भारतीयों को जोड़ दिया गया था, इंडियंस को। मैंने बताया था आपको क्यों जोड़ा गया था, क्योंकि भारतीय लोगों को यह लगने लगे कि हम अब शासन व्यवस्था में आ गए हैं, तो उन्हें अपनापन फील होने लगे इस सरकार से, है ना। तो इसी में केवल सुधार हो रहा था। और देखिए, केवल इनको सीट दी गई, इनको पावर, कोई भी पावर नहीं थी। ये कहिए कि वायसराय से बात भी नहीं कर सकते थे कि ये कर दो, मतलब मैं कहानी के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इनको कोई पावर नहीं थी, जो काम वायसराय को करना होता था वो करता था, इनसे कुछ नहीं पूछता होता था। इनको इतना भी हक नहीं था कि वायसराय से कुछ पूछ ले, केवल नाम मात्र के इनको सदस्य बना दिया, लोगों को दिखाने को बस, है ना। लेकिन 1892 में अब लगने लगा कि इनको थोड़ी पावर दे दी जाए, है ना, इनको थोड़ी पावर दे दिया जाए तो ठीक रहेगा। साथ में ब्रिटिश सरकार को यह भी लग रहा था कि जो हमने ये 3 लोग चुने थे ना 1861 में, हमने जो 3 लोग चुने थे वो 3 लोग जनता से नहीं जुड़े। अब मैंने आपको बताया था बनारस के राजा, पटियाला के राजा, सर दिनकर राव, ये सब कौन थे, या तो रिटायर ऑफिसर या तो कोई राजा थे। ये लोगों का जनता से कोई संबंध नहीं था। तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि हम अब ऐसे लोगों को जोड़े जो जनता से जुड़े हों, तभी काम अच्छा होगा, और साथ ही इनको कुछ बहुत तो पावर दे दे ताकि ये लोग संतुष्ट हो जाए और हम ये कह सकेंगे कांग्रेस से कि देखो हमने तुम्हारी मांगे मान ली, अब तुम चुप रहो, है ना। तो यही चीज हुआ। तो सबसे पहले प्रावधान क्या किया इसमें सबसे बड़ा प्रावधान ये किया कि जो सदस्य थे विधान परिषद के, है ना, उन सदस्यों को सवाल पूछने की परमिशन मिल गई। अब ये सवाल पूछ सकते थे, सर ठीक है, ये अब सवाल पूछ सकते थे, ठीक। और क्या, ठीक, तो ये सवाल पूछ सकते थे, लेकिन एक बार सवाल पूछेंगे, उसका जवाब जो मिला उस पर दोबारा नहीं पूछेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप कहोगे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो फिर मैं पूछूं पॉलिटी में क्या पढ़ रहे हो या क्यों पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं, चलो एक सवाल, है ना। तो इसी तरह कहा जा सकता है पूरक पूछने की कोई परमिशन नहीं थी। सदस्य सवाल तो पूछ सकते थे, प्रश्न तो पूछ सकते थे, पर प्रश्न के बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। अब आप समझ जाओ ये पावर थी। बजट पे कोई चर्चा ही नहीं कर सकते थे, वायसराय कितना भी पैसा खर्च करे कोई उस पर चर्चा नहीं हो रही, है ना। तो कहने का ये मतलब था कि अभी भी वायसराय जो काम करता था वो काम कहां से कर रहा है, वो सचिव के अनुसार कर रहा है। और सचिव किसके अनुसार कर रहा है, वहां की सरकार के अनुसार जो ब्रिटेन की है ना। पर वास्तविक तो यही है ना, वास्तविक रूप से क्या है, अभी ये देखो आप, वास्तविक रूप से वायसराय काम करता है सचिव के अनुसार, सचिव है वहां की सरकार का अधिकारी, है ना। पर इस कानून के माध्यम से क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस कानून के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम भारतीयों को भी शामिल किए हुए हैं और उनसे पूछ के काम कर रहे हैं। पर इनको कोई परमिशन या इनको कोई अधिकार नहीं था। मैं आपको सब समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी अगर आपको दिक्कत हो आप मुझसे पूछिएगा, पर घबराइएगा मत, क्योंकि ये सब्जेक्ट का जो शुरुआती दौर है वो थोड़ी कठिन है, बाकी तो पूरा सब्जेक्ट बहुत इजी है ना, हलवा है पूरा, आपको पता नहीं चलेगा कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी ये दौर थोड़ी इसका कठिन का है, ठीक। तो इस चीज को समझिए आप, है ना। तो मैंने एक प्रावधान बताया, इसमें क्या किया, सदस्यों को सवाल पूछने की अनुमति दी, पर सवाल के बाद वो पूरक सवाल नहीं पूछ सकते थे, ठीक है। बजट पे थोड़ी बहुत बहस बात कर सकते थे बस, और कुछ नहीं, ठीक। तो इस तरह से जो विधान परिषद थी उसके सदस्यों को पावर मिली। साथ में मैंने क्या बताया था कि ब्रिटिश सरकार को लगता था कि अब हमें राजा लोगों को नहीं नियुक्त करना जिनका जनता से संबंध नहीं, अब हम ऐसे लोगों को नियुक्त करेंगे जो थोड़ी बहुत जनता से जुड़े हों, है ना। तो क्या कहा कि वायसराय को यह कहा कि वायसराय जब तुम इन लोगों को मनोनीत करना, है ना, मनोनीत करना, तो कई लोगों से पूछ लेना। उसमें ठीक कई बड़ी संस्थाएं थी, जैसे विश्वविद्यालय
नगर पालिका बंगाल के, ठीक है, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनसे पूछ लेना, सलाह मशवरा कर लेना, फिर तुम मनोनीत करना, ताकि कुछ अच्छे लोग आ सके। तो ये चीज की गई इसमें, है ना। और याद रखिएगा इसमें मनोनीत शब्द यूज किया था, निर्वाचन नहीं कहीं यूज हुआ, है ना। अभी भी कोई निर्वाचन प्रणाली नहीं थी, अर्थात जनता से अभी भी कोई चीज नहीं पूछी जा रही थी। अभी केवल वायसराय कुछ प्रमुख संस्थाओं से बात कर लेता था, बाद में मनोनीत ही करता था वो, ठीक। तो इस तरह 1892 का एक्ट आया, और इस एक्ट ने क्या किया, एक प्रकार से कांग्रेस को यह दिखाने की कोशिश की कि आपने जो डिमांड्स की थी कि भारतीयों की सहभागिता होनी चाहिए, तो देखिए हमने भारतीयों को सहभागिता दी है ना, अर्थात वायसराय की जो काउंसिल है उसमें शामिल कर लिया है। अब इससे बड़ी क्या सहभागिता दे दें, ठीक। पर आपको पता होगा कि जो भारतीय थे उनको पूरक प्रश्न भी नहीं पूछना, है ना, उनको मतदान करने का भी अधिकार नहीं है। जब मतदान करने का अधिकार नहीं है, केवल बातें करने बस का अधिकार है, तो ये कैसी सहभागिता। पर चलो जो मिला वही बहुत, थोड़ी बहुत तो कुछ मिला, क्योंकि उस समय कांग्रेस इतनी शक्तिशाली भी नहीं थी, तो धीरे धीरे मांगी रही थी, और इन्हीं सब मांगने के आधार पर कांग्रेस का होता था विरोध। इसीलिए कहा जाता था कि कांग्रेस भीख मांग रही है ना। जो नरम दल था उस पर यही आरोप लगाते थे गरम दल वाले कि कांग्रेस हमेशा भीख मांगती रहती, भिक्षावृत्ति पर। तो ये 1892 का एक्ट हो गया, बहुत छोटा सा था, हो गया। अब 1892 के बाद हम चलेंगे सीधे 1909, है ना, मार्ले मिंटो सुधार। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, इसमें कई कॉन्सेप्ट आएंगे, उनको भी समझिएगा। मैं हर चीज को कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार जो एक्ट आया उसको यही बोला गया, है ना। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड समझते हैं क्या है। जब कानून ये आया होगा तो इसके पीछे एक कहानी होगी, उसी कहानी ने इस कानून का स्वरूप डिसाइड किया होगा। तो इस कानून के पहले सबसे बड़ी कहानी थी कि कर्जन की जो नीतियां थी प्रतिक्रियावादी, जैसे बंगाल का विभाजन, है ना, बंगाल का विभाजन, कई सारे उसने काम ऐसे किए थे जिससे जनता में बहुत आक्रोश था, जनता में आक्रोश था, है ना। अब जनता में जब आक्रोश होगा तो इसको भी तो शांत करना होगा। साथ में उस समय आप देखिए 1905 के समय कई क्रांतिकारी राष्ट्रवादी पैदा हुए थे, अर्थात अब वो बातें मांगते नहीं थे, अब वो हमला करते थे, अब वो लड़के छीनना जानते थे। अब हम केवल मांगेंगे नहीं, हम लड़के छीनेंगे। कहने का ये मतलब है कि जो कांग्रेस थी, तो पहले कांग्रेस में केवल कितने उदार तरह के लोग होते थे, है ना, जो केवल मांग के काम करते थे कि सर हमारे साथ ये कर दीजिए, अच्छा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। पर अब कुछ ऐसे लोग भी हो गए थे, ठीक है, कुछ अब ऐसे लोग भी हो गए थे जो कह रहे थे हम छीन के लेंगे, है ना। लाल बाल पाल सुना ही होगा आपने, ठीक। तो कांग्रेस में दो तरह के लोग हो गए थे, एक नरम दल, एक गरम दल। नरम दल कहता था कि हम केवल एप्लीकेशन लिख के, है ना, या वहां पर अपनी बात कह के बातें मांगेंगे, लेकिन गरम दल कह रहा था नहीं हम छीनेंगे। तो कहने का ये मतलब है भारत में उस समय कैसा माहौल बन रहा था, भारत में उस समय कई ऐसे लोग भी आ गए थे जो अपना हक छीनना जानते थे, अर्थात लोगों में आक्रोश भी बढ़ रहा था, क्रांतिकारी पैदा हो रहे थे। ये सब क्या है, अंग्रेजों में एक डर पैदा कर रहा है। देखिए अंग्रेज जो भी कर रहे हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हैं, उन्होंने भारत के लिए कभी कुछ नहीं किया। मैं अंत तक आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ, लेकिन वो क्या हुआ, वो जो भी कर रहे थे उसका कहीं ना कहीं आज भारतीय संविधान में प्रभाव दिखता है, इसीलिए हम इसको पढ़ भी रहे हैं। तो इस तरह से बैकग्राउंड को समझिए आप। साथ में उस समय कई बड़ी यूरोपीय शक्तियां हार गईं, जैसे जापान ने हराया रूस को, है ना। अबिसिनिया एक छोटा सा देश, उसने इटली को हरा दिया। अब जब यूरोप के बड़े शक्तिशाली देश हार गए तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अब जो यूरोप के लोग होते हैं ना वो हारते भी हैं। पहले तो ऐसा होता था ना भारतीयों के दिमाग में कि ये अंग्रेज लोग होते हैं जो ये कभी हारेंगे ही नहीं। बताइए, ये साइकोलॉजी थी। जब दिमाग में आप ये बना लोगे कि ये कभी हारेंगे नहीं तो आप कभी लड़ने की कोशिश ही नहीं करोगे। जैसे आज भी हमारे कई गांव में ऐसे लड़के बैठे हैं जो कभी सोचते ही नहीं है कि हम आईएएस बनेंगे, जबकि उनका दिमाग बहुत तेज है, वो मेहनत भी बहुत करते हैं, और इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमेशा फॉर्म क्या भरेंगे, कोई डी ग्रेड का, बी ग्रेड का या सी ग्रेड का। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी ये लगता ही नहीं कि हम अधिकारी बन सकते हैं।
है ना। वो साइकोलॉजी, जब अधिकारी बनना उनके दिमाग में नहीं आता तो कभी वो फॉर्म भरेंगे ही नहीं, अर्थात कोशिश करेंगे ही नहीं। तो ये होता है, सब चीजें दिमाग से डिसाइड होती हैं। वैसे ही पहले भारतीय लोगों में ये था कि उन्हें लगता था कि अंग्रेज कभी हारते ही नहीं है, इसीलिए कभी इनका विरोध ही नहीं करना, ये लोग तो बहुत महान लोग होते हैं। लेकिन जब जापान ने हराया, जब अबिसीनिया ने हराया इटली को, तो ये क्लियर हो गया कि भाई ये लोग हारते हैं, सामान्य आदमी की तरह ही है। जैसे मान लो एक गांव से अगर एक लड़का आईएएस निकाल ले तो उसके आसपास के कई गांव के लड़कों को लगने लगता हम भी निकाल सकते हैं। तो कुछ वैसी ही ये स्थिति थी। अब अंग्रेजों में ये बात का टेंशन हो गई, तो अंग्रेजों ने सोचा अब क्या किया जाए, है ना, आखिर कैसे ये चीजें खत्म की जाए। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि उन्हें ये चीज समझ में आ गई कि कांग्रेस अब ताकतवर हो रही है ना, कांग्रेस में लेकिन नरम दल के लोग भी हैं और गरम दल के लोग भी हैं। साथ भी उसे लगा कि भारत के लोग भी क्या हो रहे हैं, काफी आक्रोशित हो रहे हैं। ये दो समस्याएं थी, तो इनको समाधान करने के लिए उसने सोचा कि हम एक काम करते हैं, इन दोनों को आपस में लड़वा देते हैं, ठीक है, नरम दल को और गरम दल को आपस में लड़वा देते हैं, ठीक है। साथ ही हम क्या करते हैं, हम यहां पर भी हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई करवा देते हैं। हिंदू और मुस्लिम जब आपस में ये दोनों लड़ने लगेंगे और ऊपर भी लड़ाई हो जाएगी तो क्या होगा, हम सुरक्षित हो जाएंगे। जैसे मान लो कि एक घर है ये मेरा वाई और एक घर है ये मान लो एक्स, है ना, हम दोनों की दुश्मनी है, ठीक है। तो अब मुझे अगर डर लग रहा है कि मैं इसे एक्स से कैसे बचूं, तो मैं कोशिश करूंगा इस घर में मैं आपस में लड़ाई करवा दूं। सॉरी। तो मैं सोचूंगा कि इनकी आपस में मैं लड़ाई करवा दूं, है ना। जैसे ही आपस में लड़ने लगेंगे तो क्या होगा, वाई सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि अब ये आपस में ही दोनों लड़ने लगे, कमजोर हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ होता है फूट डालो व राज करो की नीति, और यही नीति का लाने के लिए मूलतः 1892 का, सॉरी 1892 कह रहा हूं, 1909 का सुधार किया गया, है ना। 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार हुआ वो यही था। मार्ले उस समय कौन थे, मिंटो कौन थे, मार्ले उस समय राज्य सचिव थे, है ना, भारत के, और मिंटो कौन थे उस समय, मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे। और जब ये कानून आ रहा था ना, तब मार्ले से कहा भी गया था कि आप जो कर रहे हो बहुत घातक करने जा रहे हो। अभी मैं बताऊंगा कैसे वो घातक था। इसी कानून का परिणाम था कि आज भारत पाकिस्तान अलग अलग है, ठीक। हिंदू मुस्लिमों में सांप्रदायिकता का भाव भी इसी कानून ने भरा था। तो चलिए सबसे पहले तो इस कानून को थोड़ी समझ लेते हैं। अब देखिए इस कानून ने क्या किया, जैसे मैंने बताया कि क्या करते थे ये लोग। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि वायसराय के नीचे दो तरह के लोग थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। तो ये यहीं पर सुधार करते रहते थे, बस थोड़ी बहुत यहां सुधार करते थे कि देखो ऐसा होने लगा, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि 1892 में इन्हीं को थोड़ी बहुत पावर दे दी थी कि बजट में आप बात कर सकते हो, आप सवाल पूछ सकते हो, है ना। अब 1909 में और सुधार किया इसमें। बस पहली बात तो इसकी संख्या बढ़ा दी, अर्थात अब इसमें ज्यादा लोगों को शामिल कर लिया, ठीक। अर्थात 16 से, जो पहले 16 होते थे 1992 में, अब इसकी संख्या 60 कर दी। बात समझ में आ रही, अर्थात अब इनकी संख्या 60 हो गई। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि देखो अब हम ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। अब हम अपनी सरकार का विस्तार इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग आओ हमारे साथ जुड़ो, है ना। तो एक प्रकार से ये भी क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं हमें। संतोष ये सोच रहे हैं कि हम भारतीयों को ये दिखा सके कि देखिए आपके साथ हम शासन कर रहे हैं, आपको हम अपने से जोड़ रहे हैं, ऐसा एक भाव पैदा करने की कोशिश की होगी, ठीक। तो 16 से 60, साथ में इनको पावर भी दे दी कुछ। पहली पावर क्या दी कि आप पूरक सवाल पूछ सकते हैं, है ना, क्लियर। बजट पे बहस कर सकते हैं, है ना। देखिए बजट ही सबसे मेन होता है। बजट का मतलब होता है कि
वित्तीय संबंधित मामलों में सारा बातें करना कि पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां जाएगा। होता तो सब पैसा ही है ना तुम्हें डिसाइड करने वाला। तो पैसे पे अर्थात बजट पे अब बात हो सकती थी, ठीक, बजट में अब बहस करने का अधिकार मिल गया। तो इस तरह आपको समझिए कि क्या किया, संख्या बढ़ा दी और संख्या के साथ साथ उनके काम करने का तरीके, उनके काम करने के अधिकार को भी थोड़ी बहुत बढ़ा दिया। अब आप समझिए कि ये क्यों किया, है ना। अब इसलिए किया कि जो कांग्रेस डिमांड कर रही थी, जो कांग्रेस डिमांड कर रही थी, तो इन्होंने कहा, अंग्रेजों ने कहा कि देखो कांग्रेस तो हमसे मांग रहे थे, हमने तुम्हें दे दिया, है ना। तो फिर कांग्रेस कहेगी कि चलिए ठीक है, अच्छा दिया। पर जब कांग्रेस के आपको पता होंगे कि अंत में दो भाग थे, एक नरम दल था और एक गरम दल था। तो नरम दल तो इस चीज से संतुष्ट हो गया कि चलो कुछ तो मिला, पर गरम दल ने कहा कि भाई तुम हमें ये बताओ, बहस करने का क्या फायदा जब तक आपको अधिकार ही नहीं है कोई, वायसराय तो करेगा अपने मन का ही ना, है ना। तो गरम दल वालों ने कहा वास्तविक में हमें बेवकूफ बनाया गया है। तो नरम दल कहेंगे नहीं नहीं भाई ऐसे थोड़ी है, तुम्हें बेवकूफ नहीं, कुछ तो मिला। गरम दल कहेंगे नहीं नहीं हमें बेवकूफ बनाया गया। तो ये आपस में दोनों लड़ जाएंगे। तो इस तरह क्या किया, और आपको पता ही बंटवारा हो ही चुका था कांग्रेस का 1907 में, है ना। तो 1907 में इनका जब बंटवारा हुआ था तो इस बंटवारे को इन्होंने और मजबूती दे दी। कैसे दे दी कि नरम दल को कांग्रेस ने, सॉरी जो नरम दल था, ये मानिए नरम दल को ब्रिटिश ने अपने पास बुला लिया, है ना। अर्थात नरम दल अब ब्रिटिश लोगों से संतुष्ट हो गया, है ना। और गरम दल को उसने क्या किया, डंडे से मार दिया, है ना। उसने कहा कि ये कांग्रेस है जो पूरे भारत को अपने आप भारत का संस्था बताती है, तो एक काम करते हैं, इसमें दो दल है, नरम दल और गरम दल, है ना। तो नरम दल को हम अपने साइड मिला लेते हैं। तो इस कानून के द्वारा मिला लिया, और साथ में गरम दल को उसने क्या किया, डंडे से दबा दिया, अर्थात इनको जेल में डाल दिया। और जब वहां की जनता पूछेगी तो कह देंगे कि देखो यार हमने तो, नरम दल वालों को चेहरा दिखा के बोल देंगे कि देखो हमने कांग्रेस के मन का किया है, खुद से देखो कांग्रेस वाले। कहने का क्या मतलब, बहुत दिमाग लगा के काम किया। साथ में एक प्रावधान इसमें और किया, वो ये किया कि पृथक निर्वाचन मंडल को शुरू किया। सबसे मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है, पृथक निर्वाचन मंडल। अब ये क्या होता है, पहली बात तो आप ये समझ जाइए कि 1909 में चुनाव शुरू हो गए अब, क्योंकि ये निर्वाचन शब्द यूज कर रहे हैं, है ना। तो इसका एक प्रावधान समझ में आ गया होगा आपको कि इन्होंने निर्वाचन शुरू कर दिया, लेकिन निर्वाचन का तरीका पृथक निर्वाचन मंडल था। वो क्या होता है मैं आपको वो चीज बताता हूं। जैसे मान लो अभी आपके यहाँ चुनाव क्या होता है, जैसे मान लो जिला है ना। तो इस जिले में मान लो हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं और सिख भी रहते हैं। अब मान लो जैसे ही चुनाव आएगा तो यहां कई लोग खड़े होंगे, मान लो एक प्रत्याशी 1, एक प्रत्याशी नंबर 2, एक प्रत्याशी नंबर 3 खड़ा हुआ, और तीनों क्या कहेंगे, ये कहेगा कि हमें जिता दो, हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे। जो दूसरा नंबर वाला वो कहेगा हमें जिता दो, हम इस पूरे क्षेत्र का विकास कर देंगे। तीसरा कहेगा हमें जिता दो, हम इस पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। तो ये एक है जो ये कभी ना इस संप्रदाय के बारे में खराब बोलेगा, ना इस संप्रदाय के बारे में खराब बोलेगा, ना इस संप्रदाय के बारे में, क्योंकि इसको तीनों लोगों से वोट चाहिए ना। अब ज्यादा से ज्यादा वोट तो तभी मिलेगा ना जब तीनों दे। इसी तरह दो भी इनके किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा, और जो भी बात करेगा वो पूरे जिले के लिए बात करेगा, पूरे जिले के लिए बात करेगा, ना कि किसी एक संप्रदाय के लिए। ना हिंदू के लिए बात करेगा, ठीक है, ना मुस्लिम के लिए बात करेगा, ना सिख के लिए बात करेगा। जो बात करेगा वो किसके लिए बात करेगा, पूरे क्षेत्र के लिए बात करेगा। तो इनके बीच में आपस में कभी कोई तनाव नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि जैसे मान लो ये जिला है, ठीक, अब इसमें हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते और सिख भी रहते, लेकिन मान लो ये प्रावधान अगर कर दिया जाए कि हिंदुओं के लिए अलग से कई लोग खड़े होंगे और मुस्लिमों के लिए अलग से खड़े होंगे, सिखों के लिए अलग से खड़े होंगे, है ना। और हिंदू से मान लीजिए खड़ा हुआ एक्स और वाई, तो जब एक्स और वाई खड़े होंगे तो इनको केवल हिंदू वोट देंगे बस, सिख और मुस्लिम वोट नहीं दे पाएंगे, ठीक। मुस्लिम से मान लीजिए खड़ा हुआ जेड और एल, तो इनको केवल मुस्लिम वोट देंगे बस। मान लो एस से खत्म हुआ बी और सी,
तो केवल इनको बी और सी वोट दे पाएंगे। बस कहने का मतलब है जिस धर्म का जो व्यक्ति होगा उसी धर्म के लोग वोट देंगे। इसी को बोलते हैं पृथक निर्वाचन मंडल। क्या बोलते हैं? पृथक निर्वाचन मंडल। देखो निर्वाचन मंडल को पृथक कर दिया ना, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। मैंने अभी समझाया है आपको, ठीक है, तीनों में रख के। अब इससे क्या होगा? अब जब एक्स आएगा चुनाव का प्रचार करने, तो ये बताइए वो केवल हिंदुओं की बात करेगा कि पूरे जिले की बात करेगा? किसकी बात करेगा? वो बात करेगा केवल हिंदुओं की, क्योंकि उसे पता है कि हिंदुओं को ही मुझे वोट देना है। तो मुस्लिमों की और सिखों की कभी बात नहीं करेगा। और मान लीजिए एक्स तो ठीक है, एक्स केवल ये कह रहा है कि हम हिंदुओं का विकास करेंगे, है ना। वैसे ही मान लीजिए जो जेड है वो ये कह रहा है कि हम मुस्लिमों का विकास करेंगे। पूरे जिले की अब कोई बात ही नहीं करेगा। अब मान लीजिए जो बी महोदय हैं वो बात कर रहे हैं कि हम सिखों का विकास करेंगे, लेकिन अब चूंकि वाई का कंपटीशन किससे है? केवल एक्स से। तो ये क्या करेगा? ये तो कहेगा कि हम हिंदुओं का तो विकास करेंगे, लेकिन हम मुस्लिमों की भी अधिकार छीन लेंगे, तुम्हें और ज्यादा पावरफुल बना देंगे। तो आपको पता है कि गलत बात आदमी को बहुत अच्छी लगती है। यदि हम बोले कि भारत को बहुत आगे ले जाएंगे तो अभी कम लोग खुश होंगे, लेकिन हम अभी यही बोल दें कि पाकिस्तान को मिटा देंगे तो बड़े आप लोग खुश होते हो, है ना। जैसे जब भारत पाकिस्तान को मैच हरा देता है तो लिखते हैं भारत ने पाकिस्तान को रौंदा, और जब भारत हार जाता है तो लिखते हैं पाकिस्तान ने भारत को हराया। क्यों? मीडिया वाले जानते हैं कि आप किससे खुश होते हो। हम लोग ज्यादा नकारात्मकता से खुश होते हैं, है ना। तो वाई क्या कहेगा कि हम मुस्लिमों के अधिकार छीन लेंगे, ठीक। तो सभी आपको पता है कि हिंदू किसे जिता देंगे? वाई को। फिर मान लो ये एल है, और ये एल क्या कहेगा? ये कहेगा कि हम हिंदुओं के और सिखों के अधिकार छीन लेंगे, हमें जिताओ तुम, हम और शक्तिशाली बनेंगे, ये पूरा जिला मुस्लिमों से चलेगा, है ना। इसी तरह मान लो सी करने लगे कि हम मुस्लिम और हिंदुओं के सारे अधिकार छीन लेंगे। तो क्या हुआ? अब लोगों में तनाव पैदा होने लगेगा, और एक समय बाद यही हिंदू मुस्लिम जो एक समय साथ रहते थे आपस में लड़ने और मरने कटने लगेंगे। तो यही होता है पृथक निर्वाचन मंडल की समस्या, ठीक। तो पृथक निर्वाचन मंडल इसीलिए बुरा होता है, और इसी कारण आप कह भी सकते हो कि मार्ले मिंटो ने यह शुरुआत की थी। ये चाहते थे कि हम क्या करें, मुस्लिमों को संतुष्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया? मुस्लिमों को संतुष्ट किया इन्होंने केवल, और संतुष्ट करने के चक्कर में इन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया। शुरू में तो बड़ा अच्छा लगा मुस्लिमों को कि देखो अब हमें अलग से अधिकार मिल गए, है ना। मैंने अभी आपको तीनों में अप्लाई किया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में, केवल समझाने को, पर वास्तविक रूप से ये केवल मुस्लिमों को मिला हुआ था। अब देखिए मुस्लिमों को में खुशी हुई होगी कि देखो हमें अधिकार मिल गए, अब हमारा ही आदमी नियुक्त होगा, क्योंकि इन्हें अभी तक ये लगता होगा कि बहुसंख्यक लोग हिंदू हैं तो हमारा कोई प्रभाव नहीं रहता। अब ब्रिटिश लोगों ने इन्हें समझाया कि देखो हमने तुम्हें पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया है, अब तुम्हारे ही लोग तुम्हें चुनेंगे। ऐसे हो, अब ये कहानी भी समझ लीजिए, जैसे मान लो ये है, यहां पर 90 हिंदू हैं, 10 मुस्लिम हैं। अब कोई व्यक्ति हिंदू खड़ा हुआ है, एक मुस्लिम खड़ा हुआ, है ना, तो सामान्यतः कौन जीतेगा? हिंदू ही जीतेगा। पर इनके मन में कोई अभी टकराहट नहीं है, लेकिन ब्रिटिश ने इनको क्या दिखाया? ब्रिटिश ने इनको यही दिखाया कि देखो यार तुम लोगों कम अल्पसंख्यक हो, तुम लोग कभी नहीं जीत पाओगे। और जो भारत में ना राष्ट्रवाद हो रहा है, जो भारत में डिमांड कर रहे हैं ना ये कांग्रेस वाले, ये सब केवल अपने लिए कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। तो ऐसा इसने मुस्लिमों में भरना चालू किया, और ये भी कहा कि चलो हम तुम्हें पृथक निर्वाचन मंडल भी दे देते हैं और तुम अब मस्त रहो। इस तरह कांग्रेस के नरम दल को अपने साइड मिलाया और समाज के मुस्लिम समुदाय को अपनी तरफ मिलाया, और भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना तेज हो रही थी, जो आजादी की मांग की जा रही थी, उसको कमजोर किया। ये इसका प्रभाव था। इसका प्रभाव तो बहुत ही घातक रहा, लेकिन इसका मैंने अभी आपको एक समझाया। तो मार्ले मिंटो सुधार आपको समझ में आ गया। अब मार्ले मिंटो सुधार में कुछ चीजें और भी थी, जैसे पहली बार किसी भारतीय को मैंने वायसराय बताया था, वायसराय की 2 पार्ट बताए थे, है ना, ईसी और एलसी। तो पहली बार किसी को ईसी में शामिल किया गया, अर्थात कार्यकारिणी परिषद में।
अब ये तो पावरफुल पोस्ट होती थी। इनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, है ना। इनको आप पढ़ लीजिएगा कौन थे। इनको पहली बार शामिल किया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। साथ ही जो सचिव साहब थे, राज्य सचिव, जिनकी 15 लोगों की काउंसिल होती थी, इसमें भी 2 भारतीयों को शामिल किया गया इन 15 लोगों में। एक का नाम शायद था सैयद हुसैन बिलग्रामी और दूसरे का नाम था केसी गुप्ता। हाँ, एक गुप्ता साहब थे, एक बिलग्रामी साहब थे। ठीक, तो ये था 1909 का सुधार। अब आपको देखिए इस सुधार से समझ में आ रहा है कि एक आदमी को यहां शामिल कर लिया, ये दिखाने के लिए कि भारतीयों को ऐसा लगने लगे कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है ना। तो कुछ लोग हमारे साथ हो जाएंगे जिन्हें ये फील हुआ अच्छा हो रहा है, तो जैसे ही कुछ लोग होंगे बाकी को हम सैन्य से दबा देंगे। तो इस तरह 1909 का माल्ले मिंटो सुधार होता है। उसका क्या बैकग्राउंड था, उसका क्या महत्व था। वास्तविक रूप से अभी भी सारी शक्तियां वायसराय के पास हैं। वायसराय को ये केवल सलाह दे सकती है, इसको कोई अधिकार नहीं है। ऐसे ही सभी प्रांतों में भी था, है ना। प्रांतों में भी सेम गवर्नर को ही पूरा पावर था, और गवर्नर को कंट्रोल कौन करता था, ये वायसराय। तो ये चीजें चल रही थी, ऐसी चीजें चल रही थी। लेकिन भारतीयों की क्या डिमांड थी? देखिए अभी आपको मैं एक बात बताऊं, भारतीय ये नहीं कह रहे थे कि अंग्रेज भाग जाएं। 1909 के समय की भी बात मैं बता रहा हूं। भारतीय ये नहीं कह रहे थे कि अंग्रेज भाग जाएं। भारतीय केवल ये कह रहे थे कि हमें स्वशासन कर दे दो। स्वशासन का मतलब हमें, आप हमारे ऊपर रहो लेकिन हमें अपने हिसाब से भी कुछ काम करने दो। जैसे आपके घर में आपके पापा आपको हर बात में ना टोकते हो, लेकिन जब कोई बड़ा मुद्दा हो तभी टोकते हो। तो छोटे छोटे मुद्दे में आप खुद डिसीजन ले लो। तो उसी तरह कुछ भारतीय मांग कर रहे थे कि भाई जो ब्रिटिश महारानी है वो हमारे ऊपर बनी रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें कुछ मामलों में तो अधिकार दे दो। ऐसा कुछ था भी, जैसे मान लो कि यूके है ना, और जैसे ये ऑस्ट्रेलिया था मान लो, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही किया था। ऑस्ट्रेलिया के लोग अपना साम्राज्य स्वशासन चला रहे थे, ठीक, लेकिन यूके के नाम पर, केवल वहां के महाराज के नाम पर, है ना, महाराज या महारानी जो भी हो उनके नाम पर चला रहे थे। पर वास्तविक रूप से अपने आंतरिक मामले में क्या थे, ये पूरे स्वायत्त थे। आंतरिक मामलों में पूरी तरह से स्वायत्त थे, बस जो भी हो रहा था इनके नाम से हो रहा था। तो इसी तरह हम भी कुछ डिमांड कर रहे थे कि भाई हमें भी स्वशासन दो ना। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने घर का उदाहरण दिया कि मान लो घर में आप हो, आपका घर है, इस पूरे घर में तो चलो पिताजी का कंट्रोल है, पर आपका कंट्रोल अपने कमरे में तो रहे। हाँ, पिताजी का सम्मान करोगे, हर काम पिताजी के नाम से करोगे, जो कोई बड़ा मुद्दा होगा तो पिताजी से पूछोगे। लेकिन अब मूवी कौन सी देखनी है, किताबें कौन सी पढ़नी है, कब उठना है, कब बैठना है, इन सब मामले में तो कसम से आजादी मिल जाए। आपकी भी यही डिमांड होती होगी, है ना। तो यही चीजें थी, समझ में आया? ये केवल इतनी आजादी की मांग कर रहे थे हम लोग 1909 के समय। हमें क्या चाहिए? हमें स्वशासन चाहिए, सेल्फ रूल। हम खुद को शासन करें, हमें कोई बाहरी सत्ता ना आके कंट्रोल करे। अभी आप देख रहे हो कि हमें कौन कंट्रोल कर रहा है? हमें कंट्रोल कर रहे हैं वायसराय, है ना। वायसराय क्या मतलब, गवर्नर कंट्रोल कर रहे हैं रियल में, पर ये गवर्नर को कौन कंट्रोल कर रहा है? वायसराय। वायसराय को कौन कंट्रोल कर रहा है? सचिव। और सचिव को कौन कंट्रोल कर रहा है? सम्राट या सरकार। तो वाकई हमें कौन कंट्रोल कर रहा है? सम्राट। हम ये चाह रहे थे, हम वास्तविक रूप से ये चाहते थे कि हमें कौन कंट्रोल करे? हमें अपने द्वारा चुने गए लोग कंट्रोल करें, अर्थात एक चुनाव हो, हम उसमें कुछ लोगों को नियुक्त करें और वही लोग हमारे संबंध में नीतियां बनाएं। बात समझ में आई? वास्तविक रूप में हम ये चाह रहे थे कि वायसराय साहब बने रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर जैसे मान लो ये जनता है, ठीक है, जैसे मान लो ये जनता है, तो ये जनता कुछ लोगों को यहां नियुक्त कर दे, चुनाव करा दे, जैसे मान लो ये, और इनको क्या कहा जाएगा? मंत्री कहा जाएगा, ठीक। और वायसराय इन्हीं से सलाह लेकर काम करें, और वो सलाह क्या हो? बाध्यकारी भी हो। बात समझ आई? हम केवल यही डिमांड कर रहे थे। हम ये नहीं कह रहे थे कि वायसराय को भगा दो, वायसराय रहो, लेकिन इतना तो कर दो कम से कम कि चुनाव कराओ, और चुनाव के आधार पे जो मंत्री बने इनको पावर दो, है ना। और ऐसी पावर कि जो ये कहे वही काम करना पड़े वायसराय को।
जैसे वर्तमान में आज है, आप जिनको चुन के भेजते हो उसकी बात राष्ट्रपति को माननी ही पड़ती है। तो हम ये चाह रहे थे, यही था स्वशासन, ठीक। लेकिन अंग्रेज ये भी नहीं देते। क्यों देंगे? वो तो शोषण करना चाह रहे थे ना, है ना। वो ये थोड़ी चाह रहे थे कि भारतीय अपना शासन खुद करे। और कहते क्या थे वो कहते थे कि तुम लोग बड़े असभ्य लोग हो, अभी तुम लोग असभ्य लोग हो, आपस में लड़ जाओगे, मर जाओगे, खुद में शासन नहीं कर सकते, तुम लोग अभी बहुत कमजोर हो, ऐसा कहा करते थे वो। इसलिए हम तुम्हारा कंट्रोल रखे हुए हैं अपने पास। और हम लोग कहते थे नहीं नहीं हम सही है, हमें दे दो। जैसे घरों में होता ना, नहीं नहीं पापा हमें बाइक चलाने को दे दो, हम चला लेंगे, पर पिताजी नहीं देंगे, क्यों? नहीं चला पाओगे, गिर जाओगे, ऐसा होता है। तो ये सेम वैसी ही कहानी थी, पर पिताजी का इंटेंशन अच्छा होता है, इनका इंटेंशन, इनका इरादा ही गलत था। और इस इरादे को कई लोग समझने लगे थे। बात समझ में आई? वही लोग समझ के फिर मांग करते थे कि नहीं अब हमें पावर दो। तो इस तरह हमने आपको 1909 का एक्ट बता दिया, साथ में यह भी बता दी कि हमारी उस समय क्या मांग थी, है ना। फिर चलते आगे। अब आगे क्या हुआ? 1919 में आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये क्या है? देखिए, उस समय चेम्सफोर्ड जो थे होते हमारे यहाँ के वायसराय, और जो मॉन्टेग्यू थे होते सचिव साहब, ठीक है। इसीलिए इसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रखा गया। अब देखिए उस समय का बैकग्राउंड क्या था, सबसे मेन बात होती है बैकग्राउंड की, हर चीज उसी से डिसाइड होती है, ठीक। तो उस समय का जो बैकग्राउंड था वो ये था कि 1917 के समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ब्रिटेन अब थोड़ी थोड़ी कमजोर हो रहा था। भाई युद्ध में कोई लड़ेगा तो कमजोर ही होगा, साथ में कमजोर भी हो रहा है। साथ में क्या था कि उस समय भारत के लोगों में बौद्धिकता बढ़ गई थी और समझने लगे थे कि सही गलत क्या है, अर्थात हमारी मांगे बढ़ गई। और ये मांग केवल अब बड़े लोगों तक नहीं रह गई, समाज के पढ़े लिखे लोगों तक नहीं रह गई, अब ये सामान्य लोगों तक रह गई। सामान्य लोग भी अब डिमांड करने लगे। जो 1915 के आसपास पहले जो स्वशासन की मांग करते थे वो केवल पढ़े लिखे लोग करते थे बस, बाकी लोग तो अपने काम से काम रखते थे। जैसे आज मैं कह दूं कि आरटीआई बहुत अच्छी चीज है, जैसे मैं कह दूं आरटीआई बहुत अच्छी चीज है, तो आप बताओ किसी चाय वाले से आके पूछो भैया आरटीआई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो कहेगा यार क्या पता, क्या बकवास करते हो। किसी रिक्शे वाले से पूछो कि आरटीआई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो कहेगा यार क्या ये सब बात करते हो, है ना। जाके अपने घर में मम्मी पापा से पूछना, मम्मी आरटीआई बहुत कमजोर हो रहा है, क्या इससे देश को नुकसान होगा? तो मम्मी कहेंगी बेटा हमें नहीं पता, है ना। या दादी दादा से पूछना तो भी यही कहेंगे हमें नहीं पता, पापा से पूछना तो भी यही कह देंगे हमें नहीं पता, है ना। अगर पढ़े लिखे नहीं, अर्थात सामान्य लोग हैं, बस इनका जो काम है कि किसी तरह जीवन साधारणता चलता रहे, ऐसे लोग ऐसे होते हैं, हर घर में होते हैं, ठीक। पर कई लोग होंगे जो आपको बौद्धिक लोग होंगे, वो बताएंगे कि आरटीआई होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे पत्रकार लोग, है ना, बड़े लिखे प्रोफेसर लोग, डॉक्टर साहब लोग, ये सब होंगे। तो इसी तरह आजादी को लेके उस समय क्या स्थिति थी कि हर लोग आजादी की मांग नहीं करते थे। वो तो गांधी जी जैसे महान लोग आए कि उन्होंने सामान्य आदमी को जोड़ लिया, है ना। और गांधी जी भी उसी समय आ गए थे। देखिए अब जब गांधी जी आ गए 1915 के बाद, तो सामान्य लोग भी अब जुड़ गए, है ना। तो अंग्रेजों को अब और डर लगने लगा। और जब अंग्रेजों को डर लगने लगा, साथ में उस समय होम रूल आंदोलन भी चल रहा था। एनी बेसेंट और तिलक महोदय के द्वारा। तो जब इनके द्वारा चल रहा था, एनी बेसेंट और तिलक महोदय के द्वारा, तो क्या हुआ? तो लोगों को लगने लगा, अंग्रेजों को लगने लगा कि भाई अब जनता जागरूक हो रही है, हम वैसे ही युद्ध में फंसे हुए हैं, तो चलो इसके लिए कुछ पहले करो, है ना, ताकि ये संतुष्ट हो जाए। फिर वही दिमाग लगाया कि किसी तरह इनको संतुष्ट करो, है ना, या किसी तरह इनमें फूट डालो, है ना, फिर कुछ लॉलीपॉप पकड़ा दो इनको ताकि ये खुश रहे। तो इसी तरह 1909 में चीजें हुई। देखो जो हम लोगों की मेन मांग थी, मतलब कांग्रेस उस समय सबसे बड़ी संस्था थी, इसकी तुलना में कोई नहीं था, यही पूरे भारत को रिप्रेजेंट करती थी, ठीक। तो कांग्रेस की जो मेन मांग थी वो थी प्रांतीय स्वशासन।
प्रांतीय स्वशासन। अब आप कहोगे ये क्या होती है? देखो, भारतीय लोग समझ रहे थे, पढ़े लिखे लोग थे, ये समझ रहे थे कि अगर हम अभी कह देंगे अंग्रेजों भाग जाओ या अंग्रेजों छोड़ो, तो ये पॉसिबल है नहीं, है ना, ये नहीं जाएंगे। और ये लोग बहुत क्रांतिकारी हो जाएंगे, सैन्य व्यवस्था स्थापित कर देंगे, फिर और दिक्कत होगी। अगर हम उग्र होंगे तो ये हमसे ज्यादा उग्र हो जाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा शक्तिशाली है। बात वैसी ही है जैसे मान लो कोई आंदोलन चल रहा है किसी राजा के खिलाफ, मान लो, है ना, कोई आंदोलन चल रहा है किसी राजा के खिलाफ। ठीक, इसको मैं और समझाता हूं। देखिए, ये सब चीजें बहुत जरूरी है समझना। आप लोग पूरी किताब पढ़ लोगे लेकिन कभी फील नहीं होता होगा, लेकिन आज अब आपको फील होने लगेगा। समझिए कैसे, मान लो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अभी समझिए कि एक प्रधानमंत्री है कोई, चलो भारत का इस समय उदाहरण ले लेता हूं केवल समझाने के लिए, इससे आप भावुक मत हो जाना। चलिए मान लीजिए जैसे वर्तमान में पीएम साहब हैं और इस समय किसान विरोध कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो किसान लोग शांति से अभी मांग कर रहे हैं ना, अगर किसान लोग पत्थर फेंकने लगे, बम फेंकने लगे या हिंसक घटनाएं करने लगे, तो ये बताओ भारत सरकार को इनको दबाने में टाइम लगेगा क्या? 2 मिनट में सेना उतारेगी और ये खत्म। तो ये लोग क्या चाह रहे हैं? ये लोग चाह रहे हैं हम शांति से अपनी मांग पूरी करें। शांति से मांग करने से क्या होगा? यदि हम शांति से अपनी मांग पूरी कर रहे हैं और उसके बाद हम पर सेना का हमला हुआ या पुलिस का हमला हुआ, तो फिर पूरी सरकार क्या होगी? बदनाम हो जाएगी, है ना। जो लोग इस आंदोलन से संबंधित भी नहीं थे वो भी, अब किसान तो बहुत कम है, वाकई तो जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो ये पूरी जनसंख्या इससे चिढ़ जाएगी और ये पूरी जनसंख्या इसके खिलाफ विद्रोह कर देगी। फिर सेना क्या? कुछ नहीं, है ना। बात समझ में आई? अब ये क्या चाहेंगे? ये चाहेंगे हम शांति से अपनी डिमांड मांगे, यदि हमारे ऊपर तब हमला होगा तब पूरी जनता हमें साथ मिल जाएगी, है ना। लेकिन अगर ये लोग हिंसक घटना कोई कर देंगे तो यहां की सरकार इनको 2 मिनट में दबा देगी, है ना। ये केवल समझाने के तौर पे भी बताया आपको, है ना। अब चूंकि अब तो हम स्वशासित हैं, है ना, अब तो कोई ऐसा डर है नहीं, लेकिन ऐसा ही उस समय था। उस समय मान लो ये वायसराय साहब हैं, है ना, ये हमारे भारत का बौद्धिक वर्ग है जो डिमांड कर रहा है, बौद्धिक वर्ग, है ना, और ये पूरी मान लीजिए जनसंख्या है, ठीक। तो बौद्धिक वर्ग बड़ा शांति के साथ मांग करता था। अगर ये हिंसक घटनाएं करने लगता तो ये बौद्धिक, ये वायसराय क्या कहते कि देखो ये लोग समस्या पैदा कर रहे हैं, हिंसा करते हैं, इनको सबको जेल में डालो। और ये भी क्या करता? चुपचाप से रहता, क्योंकि इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये लोग भी यही बात करते, यार वो भी तो हिंसा कर रहे थे, अच्छा हुआ जो उसको जेल में डाल दिया, है ना। इस वर्ग के प्रति कोई आस्था वो ना होती, सिंपैथी ना होती। पर अगर मान लो ये शांति से मांग कर रहे हैं, तब इनके ऊपर हमला कुछ किया, तो ये सब क्या करेंगे? आक्रोश में आ जाएंगे और फिर फेंक देते ब्रिटिश सरकार को उठा के। बात समझ में आई? तो इसलिए ब्रिटिश सरकार क्या करती थी कि एक वर्ग को शांति से निपटाने की कोशिश करती थी और उसको एक लॉलीपॉप टाइप में दे देती थी, है ना। और जो क्रांतिकारी करते थे उसको डंडे से समझा देती थी, सबको नहीं, जो क्रांति करता था, ठीक। तो इसी तरह कांग्रेस भी लगातार मांग कर रही थी और मांग बड़े शांति के साथ कर रही थी, क्योंकि हमें पता था कि हम छोटी छोटी मांग करेंगे और शांति के साथ मांगेंगे तभी कुछ मिलेगा, वरना ज्यादा अगर क्रांति करने लगेंगे, अभी हम कमजोर हैं तो हम पे हावी हो जाएंगी चीजें। आप देखो कि एक समय गांधी जी असहयोग आंदोलन करते हैं शांतिपूर्वक बिल्कुल, और वही जब समझ जाते हैं कि अब स्थिति हमारे हाथ में है तो भारत छोड़ो आंदोलन कर देते हैं। तो चीजें समझ में आ रही है आपको? यही चीजें हमें समझनी है ना। तो चलिए हम लोग 1919 के बैकग्राउंड के बारे में पढ़ रहे थे, जो आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसके रिफॉर्म जो आया था, उसके बैकग्राउंड के बारे में क्या पढ़ा कि गांधी जी आ गए थे, अर्थात भारतीय जनता आंदोलन से जुड़ चुकी थी, क्योंकि गांधी जी के पहले सामान्यतः जनता नहीं जुड़ी थी आंदोलन से। अब गांधी जी आए तो जो आंदोलन था वो जन आंदोलन हो गया, ठीक है। होम रूल आंदोलन चला था, उससे भी जनता काफी पढ़ लिख लिया, है ना। और प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उससे भी ब्रिटेन को चाहिए था कि भाई भारत हमारी तरफ हो,
हमें साथ दे, अभी हमारे बवाल ना कर दे, अभी वैसे भी हम कमजोर चल रहे हैं और मालूम चला अगर भारत में कोई बवाल हो गया तो हमारे पास सेना भी नहीं है ज्यादा, है ना। इसलिए क्या किया, 1917 में एक घोषणा की, है ना। अभी मैंने प्रांतीय स्वशासन की बात बताई थी आपको, उसी से अब जोड़ूंगा, है ना। 1917 में एक घोषणा कर दी ब्रिटिश सरकार ने, वहां पर सचिव साहब ने, कि हम भारत में अब स्वशासन देंगे। देखिए घोषणा कर दी कि हम भारत में स्वशासन देंगे, है ना, प्रांतीय स्वशासन देंगे, ये मान के चलिए। स्पष्ट रूप से कहा, ताकि क्यों कहा, क्योंकि उस समय जो डिमांड थी कांग्रेस की वो इसको मान लेगी कि चलो कुछ अब अच्छा होने वाला है, अब शांत हो जाओ, ऐसा ही था कुछ, है ना। तो उन्होंने कहा कि हम प्रांतीय स्वशासन देंगे, और इसी के क्रम में कहा कि हम अब एक नया कानून लाने जा रहे हैं जो आपको स्वशासन दे देगा, अर्थात अब खुद आप अपने आप शासन करोगे। सब में खुशी की लहर हो गई होगी। 1917 के समय की बात है ना, कि अब चलो कुछ तो हमें अच्छा मिल रहा है, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये सुधार कानून का रूप लेता है और जब 1919 में ये कानून बनता है तो हम एक चीज समझते हैं कि हमारे साथ फिर धोखा हुआ। वो धोखा कैसे हुआ, इसको हम प्रावधान के माध्यम से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप प्रावधान समझ लीजिए, उससे आप समझ जाओगे। जब आप कानून को समझ जाओगे तो समझ जाओगे कैसे धोखा हुआ, ठीक है। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है उसको समझिए। इसमें क्या किया, सबसे पहले तो इसमें कहा कि जो भी विषय है ना, अरे मतलब समझिए कृषि एक विषय है, ठीक है, वित्त एक विषय है, धर्म एक विषय है, आदिवासी एक विषय है, ठीक है, विदेश संबंध एक विषय है। तो ये सब क्या होते हैं, टॉपिक सब्जेक्ट होते हैं, इनमें काम किया जाता है। तो ये कहा कि चलो हम काम का बंटवारा कर लेते हैं, है ना। तो ये कहा कि दो तरह के काम होंगे, एक काम होगा जो केंद्र के पास रहेंगे, दूसरा होगा जो प्रांतों के पास रहेंगे, ठीक। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट थे जैसे रक्षा, डिफेंस, है ना, जैसे फॉरेन रिलेशन, ये सब केंद्र के पास रख लिए, ठीक है। अर्थात इसमें सारा नियंत्रण किसका होगा, वायसराय का। आज भी कुछ ऐसे ही आपको देखने को मिलता होगा, है ना। अब प्रांतों के पास क्या हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, एग्रीकल्चर, ये सब किसको दे दिया, वित्त। वित्त दोनों के पास रहता है, ऐसा नहीं एक के पास हो, ये सब दे दिया प्रांतों को। इसी के अंतर्गत किया पहली बार। फिर दूसरी बार क्या किया, दूसरी बार इसी में जोड़ते जाते हैं, जो प्रांतों को विषय दिए गए थे उनको भी दो भागों में बांट दिया। एक को कहा गया ट्रांसफर्ड, हस्तांतरित, और दूसरे को कहा गया रिजर्व्ड, आरक्षित, है ना। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट थे तो रख लिए वायसराय साहब ने, लेकिन जो थोड़ी बहुत बचे तो प्रांतों को दिए, लेकिन उसमें भी दो भागों में बांटा, एक को आरक्षित कर दिया और एक को हस्तांतरित कर दिया। आरक्षित में क्या रखा, वित्त, पुलिस, और हस्तांतरण में क्या रखा, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, स्थानीय स्वशासन, ठीक। इस तरह दो भागों में बांट दिया। अब आप कहोगे सर ये क्या समझा रहे हो, दो भागों में क्यों बांटा, तो इसको भी आप समझाता हूं क्यों। क्योंकि हमने बताया था कांग्रेस किसकी बात कर रही थी, प्रांतीय स्वशासन की, मतलब कई प्रांत थे ना, तो ये कहा था कि चलो वायसराय साहब रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम प्रांतों के मामले में तो स्वायत्तता दे दो। ये वही कहानी है कि आप अपने पापा से कह रहे हो कि घर में जो आपको करना है करो, लेकिन घर के कमरे के अंदर तो मुझे स्वतंत्रता दो, मैं किससे बात कर रहा हूं, है ना, मैं कब सोता हूं कब उठता हूं, कम से कम इतनी तो मुझे आजादी दे दो। समझ में आ रही बात। तो वैसे ही ये डिमांड हो रही थी एक प्रकार से, ठीक। तो प्रांतीय स्वशासन की बात हो रही थी। तो प्रांतीय स्वशासन कब होगा, जब गवर्नर, बात बहुत ध्यान से समझिएगा, जब गवर्नर वायसराय से पूछकर काम ना करे, बल्कि जो जहां की जनता के द्वारा नियुक्त लोग हैं उससे पूछकर काम करे। अर्थात
जैसे आज की डेट में ये समझिए कि यूपी में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो जब काम करते हैं तो मोदी से पूछते हैं कि अपनी जनता से पूछते हैं। वो कुछ भी काम कर सकते हैं ना जो उनकी जनता को अच्छा लगता हो, समझ आए? तो इसी को बोलते हैं स्वशासन। चलिए इसको और मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि यूपी है और यूपी में राज्यपाल है ना। राज्यपाल को ये बताइए कौन सा काम करना पड़ता है, जो यूपी की जनता कहती है कि जो राष्ट्रपति कहते हैं? यो यूपी की जनता कहती है। जनता का मतलब क्या हुआ? जनता का मतलब हुआ जो यहाँ के विधायक हैं, मतलब विधायक ही तो बाद में सरकार बनाई है, जिसको योगी सरकार बोलते हो आप, है ना। योगी सरकार क्या है? यहाँ की जनता को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है, और जो जनता का मन वही सरकार का मन, ऐसा एक सिद्धांत है ना। इस सिद्धांत को समझो। अभी आप कहोगे व्यवहार में तो नहीं होता, वो अलग बात है, पर सिद्धांतता तो यही है कि योगी सरकार को क्या समझा जाता है कि वो जनता को ही रिप्रेजेंट कर रही है, और फिर वही राज्यपाल को बोलेगी और राज्यपाल को वही काम करना होगा, ऐसा होता है। जबकि अब यहां भी समझिए, तो यही डिमांड की जा रही थी कि भाई जो ये प्रेसिडेंसी है ना, जो प्रांत है, जो प्रांत का गवर्नर है, वो वहां की जनता के नियुक्त लोगों द्वारा काम करे, ना कि वायसराय के मन की बात करे। क्योंकि वायसराय कौन है? वायसराय तो ब्रिटिश सरकार का आदमी है ना भाई, तो ब्रिटिश सरकार के अनुसार काम ना करे, वहां की जनता के द्वारा नियुक्त लोगों के द्वारा काम करे। तो इसी का कुछ शुरुआत कर रहे थे। तो ये कहा गया कि, अब समझिएगा, प्रांतों के संबंध में यह कहा गया कि जो ट्रांसपर्ड सब्जेक्ट हैं, जो ट्रांसपर्ड सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट के मामले में प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। अर्थात अगर शिक्षा के संबंध में कोई बात है, शिक्षा के संबंध में कोई नियम बनाना है, तो जो गवर्नर होगा वो वहां के नियुक्त लोगों से पूछेगा। ठीक, इसको चलिए और समझते हैं। पढ़ाना इतना आसान नहीं है, ये टॉपिक मैं सोच रहा था बहुत आराम से बता दूंगा। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई एक प्रांत है ना। उस समय संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत ऐसे होते थे। तो जैसे मान लीजिए ये प्रांत है, ठीक है। अब इसकी एक जनसंख्या, ठीक है, यहां पर एक गवर्नर साहब है, ठीक है। गवर्नर साहब के पास दो तरह के लोग थे, मैंने क्या बताया था? एक था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये कौन होते थे? जिनको वायसराय नियुक्त करते थे, है ना, वायसराय सॉरी सम्राट, है ना। और दूसरा होता था लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको जनता के द्वारा चुना जाता था। क्योंकि 1909 में क्या हुआ था? 1909 में मैंने क्या कहा था? पृथक निर्वाचक मंडल, है ना। तो पृथक निर्वाचक मंडल था, तो इसमें कुछ मुस्लिमों द्वारा लिए गए होंगे, बाकी हिंदुओं को सिलेक्ट, अन्य धर्मों के लोग सिलेक्ट रहते होंगे, है ना। तो ये कहा जा रहा था भारत से, ये डिमांड की जा रही थी भारतीयों के द्वारा कि जो गवर्नर काम करे वो इनसे पूछ के करे पूरी तरह से हर काम। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। अंग्रेजों ने क्या कहा? जो इंपॉर्टेंट काम थे उनको कहा कि वो इससे पूछ के करेंगे। अर्थात जो रिजर्व काम थे, जैसे वित्त, तो अगर वित्त के संबंध में, बजट के संबंध में कोई काम करना है गवर्नर को, तो इनसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पूछ के करेगा। लेकिन अगर एजुकेशन के मामले में कोई काम करना है तो गवर्नर इनसे पूछ के काम करेगा। तो एक प्रकार से शुरुआत सी दिख रही होगी अब आपको कि चलो कुछ तो पूछा, और इसी को कहा गया द्वैध शासन, है ना। इसके फादर थे कार्टिस, लियोनिल कार्टिस, ठीक। अर्थात अब देखो दो तरह का शासन है, एक शासन गवर्नर इनसे पूछ के करता है, एक शासन इनसे पूछ के करता है। तो एक प्रकार से ये एक नया प्रावधान जोड़ा गया। ये केवल प्रांत के लेवल पे था, और जो केंद्र था वहां पर वायसराय में भी ऐसी स्थिति थी। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और एक कौन थी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लेकिन वायसराय को इनसे कुछ नहीं पूछना, वायसराय अपने मन से कर सकता था या उनसे पूछ के काम करता। लेकिन प्रांतों में क्या हुआ? प्रांतों में दो विषय बना दिए, ट्रांसपर्ड और रिजर्व के मामले में कहा कि गवर्नर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पूछना है, जो लोग नियुक्त नहीं है, चुनाव से नहीं आए, लेकिन बाकी मुद्दों पे, है ना, ट्रांसपर्ड मुद्दों पे इनसे पूछना है। लेकिन अब आइए इसका एनालिसिस करें, पोस्टमार्टम करें। आप मुझे ये बताओ, सारा काम किससे होता है? रुपए से, है ना, वित्त से। पर वित्त किसके पास है? वित्त तो इस पक्ष के पास है
है ना। अगर मान लो गवर्नर को कोई भी काम करना होगा, कोई भी काम करना है, जैसे एजुकेशन पे करना है तो वित्त जरूरी है। तो क्या हुआ, एक प्रकार से आप देखो कि इसको फिर से बेवकूफ बनाया गया। वास्तविक रूप पे कोई भी पावर नहीं थी। साथ में यह भी बता दूं कि यह भी कहा गया था 1919 में कि गवर्नर चाहे तो काम करे, ना चाहे तो ना करे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो यह सुप्रीम वायसराय था। वायसराय तो कुछ भी कर सकता था, है ना। तो इस तरह से आप ये कह सकते हो कि दिखाने की कोशिश की गई कि हम प्रांतीय स्वशासन दे रहे हैं, पर कोई स्वशासन नहीं था, है ना। तो आपको मैंने क्या बताया कि किया क्या गया और किया क्यों गया और उसका प्रभाव क्या था, तीनों बातें मैंने समझाई। और 1919 के सुधार की सबसे बड़ी बात यही थी। और यह सुधार यही कह के लाया गया था कि अभी हम आपको थोड़ी बहुत स्वतंत्रता दे रहे हैं, धीरे धीरे देंगे, आप अभी काम करना सीखो, ऐसे कह के लाया गया था। तो फिर इसके और भी प्रावधान है। जैसे इसका एक प्रावधान यह है कि जो केंद्र में विधान परिषद थी, अब उसको द्विसदनीय कर दिया। क्या कर दिया, द्विसदनीय, अर्थात जो केंद्रीय विधान परिषद थी अब उसमें 2 सदन होते थे। जैसे आज लोकसभा राज्यसभा होता है ना, वैसे ही 2 सदन हुए थे, बस उसके नाम थोड़ी इस तरह नहीं थे। एक का नाम था राज्य परिषद और दूसरे का नाम था विधानसभा, है ना। जैसे ठीक है, ये था निम्न सदन और ये था उच्च सदन। बात समझ में आई। अब ये क्यों हुआ था, ये एक लंबा विषय है, इस पे कभी और चर्चा करेंगे जब संघवाद पढ़ाएंगे। बस अभी ये कह दीजिए कि 1919 का जो सुधार हुआ उसमें 2 सदनों में केंद्रीय व्यवस्थापिका को बांट दिया गया। आप इतना जरूर याद कर लीजिए। साथ में इसमें यह भी कहा गया 1919 के सुधार में कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें अब 3 मेंबर भारतीय होंगे। 1909 में तो 1 था, लेकिन 1919 में 3 मेंबर भारतीय होंगे। पर जो इसमें सेना वाला पद होगा ना, वो भारत को नहीं मिलेगा, भारतीयों को नहीं मिलेगा, क्योंकि डरते थे कहीं, है ना। तो जो कमांडर इन चीफ का पद है वो भारतीयों को नहीं मिलेगा, ऐसा था। फिर यह भी कहा गया कि मताधिकार दिए गए भारतीयों को पहली बार। अब भाई जो नियुक्त लोग आएंगे वो कब नियुक्त होंगे, जब चुनाव होंगे, और चुनाव के लिए मताधिकार भी दिया गया। पर ये मताधिकार सबको नहीं था, हर आदमी चुनाव नहीं दे सकता था, केवल कुछ ही लोगों को था। क्या कहिए कि पूरी जनसंख्या में केवल 6 से 7% लोगों का था बस। जो पैसे वाले थे, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, उनको बस चुनाव का अधिकार दिया गया था। साथ में जो आपको बताया था ना कि वायसराय जिसके कंट्रोल में काम करता था वो सचिव था, और सचिव के लिए क्या होती थी, काउंसिल होती थी। तो काउंसिल में जब 15 लोग थे जो पहले, उनको कम कर दिया, अब उनकी संख्या 8 से 12 कर दी। साथ में एक पद और बनाया गया उच्चायुक्त का, है ना। वही ब्रिटेन में यह पद बनाया गया, और कुछ काम, सचिव के कुछ काम इसको दे दिए गए। ये सब मैं प्रावधान बता रहा हूं ताकि आप लोग इसको याद कर लो, है ना। और भी है कि लोक सेवा आयोग कब बनाया गया, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। तो ये सब 1919 के सुधार थे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया हो। कोई भी अगर सवाल हो रहा हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, है ना। इसलिए आप लोग बस पढ़िए, मेहनत करिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।